फाइनल पार्ट ऑफ मांगे की घड़ी बाय मुंशी प्रेमचंद। जरा सुन लीजिए कि 30 रुपए में कैसे गुजर करता था। 20 रुपए तो होटल को देता था, 5 रुपए नाश्ते का खर्च था और बाकी 5 रुपए में पान, सिगरेट, कपड़े, जूते, सब कुछ। मैं कौन राजसी ठाट से रहता था, ऐसी कौन सी फिजूल खर्ची करता था कि अब खर्च में कमी करता। मगर दानू बाबू का कर्ज तो चुकाना ही था। रो कर चुकाता या हंसकर। एक बार जी में आया कि ससुराल में जाकर घड़ी उठा लाऊं, लेकिन दानू बाबू से कह चुका था कि घड़ी खो गई। अब घड़ी लेकर आऊंगा तो यह मुझे झूठा और लबाड़िया समझेंगे। मगर क्या मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने समझा था कि घड़ी खो गई। ससुराल गया तो उसका पता चल गया। मेरी बीवी ने उड़ा दी थी। हाँ, यह चाल अच्छी थी, लेकिन देवी जी से क्या बहाना करूँगा। उसे कितना दुख होगा। घड़ी पाकर कितनी खुश हो गई थी। अब जाकर घड़ी छीन लाऊं तो शायद फिर मेरी सूरत भी न देखे। हाँ, यह तो हो सकता है कि दानू बाबू के पास जाकर रोता। मुझे विश्वास था कि आज क्रोध में उन्होंने चाहे कितनी ही निष्ठुरता दिखाई हो, लेकिन 2-4 दिन के बाद जब उनका क्रोध शांत हो जाए और मैं जाकर उनके सामने रोने लगूं तो उन्हें अवश्य दया आ जाएगी। बचपन की मित्रता हृदय से नहीं निकल सकती, लेकिन मैं इतना आत्मगौरव शून्य ना था और ना हो सकता था। मैं दूसरे ही दिन एक सस्ते होटल में उठ गया। यहाँ 12 रुपए में ही प्रबंध हो गया। सुबह को दूध और चाय से नाश्ता करता था। अब छटाक भर चनों पर बसर होने लगी। 12 रुपए तो यूं बचे। पान, सिगरेट आदि की मद से 3 रुपए और कम किए और महीने के अंत में साफ 15 रुपए बचा लिए। यह विकट तपस्या थी। इंद्रियों को निर्दय दमन ही नहीं, पूरा संन्यास था। पर जब मैंने ये 15 रुपए ले जाकर दानू बाबू के हाथ में रखे तो ऐसे जान पड़ा मानो मेरा मस्तक ऊंचा हो गया है। ऐसे गौरवपूर्ण आनंद का अनुभव मेरे से जीवन में कभी न हुआ था। दानू बाबू ने सहृदयता के स्वर में कहा, बचाए या किसी से मांग लाए। बचाया है भाई, मांगता किससे। कोई तकलीफ तो नहीं हुई। कुछ नहीं, अगर कुछ तकलीफ हुई भी तो इस वक्त भूल गई। सुबह को तो अब भी खाली रहते हो। आमदनी कुछ और बढ़ाने की फिक्र तो नहीं करते। चाहता तो हूँ कि कोई काम मिल जाए तो कर लूँ, पर मिलता ही नहीं। यहाँ से लौटा तो मुझे अपने हृदय में एक नवीन बल, एक विचित्र स्फूर्ति का अनुभव हो रहा था। अब तक जिन इच्छाओं को रोककर कष्टप्रद जान पड़ता था, अब उनकी ओर ध्यान भी न जाता था। जिस पान की दुकान को देखकर चित्त अधीर हो जाता था, उसके सामने से मैं सिर उठाए निकल जाता था, मानो अब मैं उस सतह से कुछ ऊंचा उठ गया हूँ। सिगरेट, चाय और चाट, अब इनमें से किसी पर भी चित्त आकर्षित न होता था। प्रातःकाल भीगे हुए चने, दोनों जून रोटी और दाल, बस इसके सिवा मेरे लिए और सभी चीजें। आप ही मान जाएगा, बिना सिगरेट पिए तो मेरा पेट फूलने लगता है। फूलने दो, आप चिपक जाएगा। अच्छा तो लो, आज पान सिगरेट छोड़ा। तुम क्या छोड़ोगे? तुम नहीं छोड़ सकते। मैंने उसको उत्तेजित करने के लिए शंका की थी। इसका यथेष्ट प्रभाव पड़ा। वह दृढ़ता से बोले, तुम यदि छोड़ सकते हो तो मैं भी छोड़ सकता हूँ। मैं तुमसे किसी बात में कम नहीं हूँ। अच्छी बात है, देखूंगा। देख लेना। मैंने इन्हें आज तक पान या सिगरेट का सेवन करते नहीं देखा। 5वें महीने में जब रुपए लेकर दानू बाबू के पास गया, सच मानो वह टूट कर मेरे गले से लिपट गए। बोले, हो तो यार तुम धन के पक्के, मगर सच कहना, मुझे मन में कोसते तो नहीं। मैंने हंसकर कहा, अब तो नहीं कोसता, मगर पहले जरूर कोसता था। अब क्यों इतनी कृपा करने लगे? इसलिए कि मुझे जैसी स्थिति के आदमी को जिस तरह रहना चाहिए वह तुमने सिखा दिया।
मेरी आमदनी में आधा मेरी स्त्री का है, पर अब तक मैं उसका हिस्सा भी हड़प कर जाता था। अब मैं इस योग्य हो रहा हूँ कि उसका हिस्सा उसे दे दूँ या स्त्री को अपने साथ रखूँ। तुमने मुझे बहुत अच्छा पाठ दे दिया। अगर तुम्हारी आमदनी कुछ बढ़ जाए, तो फिर उसी तरह रहने लगोगे? नहीं, कदापि नहीं। अपनी स्त्री को बुला लूँगा। अच्छी, तो खुशी हो जाओ, तुम्हारी तरक्की हो गई है। मैंने अविश्वास के भाव से कहा, मेरी तरक्की अभी क्या होगी? अभी मुझसे पहले के लोग बड़े नाक रगड़ रहे हैं। कहता हूँ मान जाओ, मुझसे तुम्हारे बड़े बाबू कहते थे। मुझे अभी विश्वास न आया, पर मारे कौतूहल के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। उधर दानू बाबू अपने घर गए, इधर मैं बड़े बाबू के घर पहुंचा। बड़े बाबू बैठे अपनी बकरी दूह रहे थे। मुझे देखा तो झेपते हुए बोले, क्या करे भाई, आज ग्याला नहीं आया, इसलिए यह बला गले पड़ी। चलो बैठो। मैं कमरे में जा बैठा। बाबूजी भी कोई आध घंटे के बाद हाथ में गुड़गुड़ी लिए निकले और इधर उधर की बातें करते रहे। आखिर मुझसे रहा न गया। बोला, मैंने सुना है मेरी कुछ तरक्की हो गई है। बड़े बाबू ने प्रसन्न मुख होकर कहा, हाँ भाई, हुई तो है। तुमसे दानू बाबू ने कहा होगा। जी हाँ, अभी कहा है, मगर मेरा नंबर तो अभी नहीं आया, तरक्की कैसे हुई? यह ना पूछो, अफसरों की निगाह चाहिए, नंबर कौन देखता है। लेकिन आखिर मुझे किसकी जगह मिली? अभी कोई तरक्की का मौका भी तो नहीं। कह दिया भाई, अफसर लोग सब कुछ कर सकते हैं। साहब एक दूसरी मद में से तुम्हें 15 रुपए महीना देना चाहते हैं। दानू बाबू ने साहब से कहा, सुना होगा, किसी दूसरे का हक मारकर तो मुझे ये रुपए नहीं दिए जा रहे हैं। नहीं, यह बात नहीं, मैं खुद इसे मंजूर न करता। महीना गुजरा, मुझे 45 रुपए मिले, मगर रजिस्टर में मेरे नाम के सामने वही 30 रुपए लिखे थे। बड़े बाबू ने अकेले बुलाकर मुझे रुपए दिए और ताकीद की किसी से कहना मत, नहीं दफ्तर में बावले मच जाएगा। साहब का हुक्म है कि यह बात गुप्त रखी जाए। मुझे संतोष हो गया। किसी सहाकारी का गला घोटकर मुझे रुपए नहीं दिए गए। खुश खुश रुपये लिए सीधे दानू बाबू के पास पहुंचा। वह मेरी बाँसें खिली देखकर बोले, मार लाए तरक्की? क्यों? हाँ यार, रुपये तो 15 मिले, लेकिन तरक्की नहीं हुई। किसी और मद से दिए गए हैं। तुम्हें रुपये से मतलब है, चाहे किसी मद से मिले। तो अब बीवी का को लेने जाओगे? नहीं, अभी नहीं। तुमने तो कहा था आमदनी बढ़ जाएगी तो बीवी को ले आऊँगा। अब क्या हो गया? मैं सोचता हूँ पहले रुपये पटा दो, अब उनसे 30 रुपये महीना देता जाऊँगा। साल भर में पूरे हो पड़ जाएंगे, तब मुक्त हो जाऊँगा। दानू बाबू की आंखें सजल हो गईं। मुझे आज अनुभव हुआ कि उनकी इस कठोर आकृति से के नीचे कितना कोमल हृदय छिपा हुआ था। बोले, नहीं, अब की मुझे कुछ मत दो, रेल का खर्च पड़ेगा। वह कहाँ से दोगे? जाकर अपनी स्त्री को ले आओ। मैंने दुविधा में पड़कर कहा, यार अभी ना, मजबूर करो, शायद किश्त ना अदा कर सकूं तो। दानू बाबू ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तो कोई हर्ज नहीं। सच्ची बात यह है कि मैं अपनी घड़ी के दाम पा चुका था। मैंने तो उसके 25 रुपए ही दिए थे। उस पर 3 साल काम ले चुका था। मुझे तुमसे कुछ न लेना चाहिए था। अपनी स्वार्थप्रता पर लज्जित हूँ। मेरी आंखें भी भर आईं। जी में तो आया घड़ी का सारा रहस्य कह सुनाऊं, लेकिन जब्त कर गया। गदगद कंठ से बोला, नहीं दानू बाबू, मुझे रुपये अदा कर लेने दो। आखिर तुम उस घड़ी को 400-500 में बेच लेते या नहीं? मेरे कारण तुम्हें इतना नुकसान क्यों हो? भाई, अब घड़ी की चर्चा ना करो। यह बताओ, कब जाओगे? अरे, तो पहले रहने का तो ठीक कर लूँ। तुम जाओ, मैं मकान का प्रबंध कर रखूँगा, मगर मैं 5 रुपए से ज़्यादा किराया न दे सकूँगी। शहर से ज़रा हटकर मकान सस्ता मिल जाएगा। अच्छी बात है, मैं सब ठीक कर रखूँगा। किस गाड़ी से लौटोगे? यह अभी क्या मालूम, विदाई का मामला है। साइत बने या ना बने, या लोग एक आध दिन रोक ही लें। तुम इस झंझट में क्यों पड़ोगे?
मैं 2-4 दिन में मकान ठीक करके चला जाऊँगा। जी नहीं, आप आज जाइए, कल और कल आइए। तो उतरूँगा कहाँ? मैं मकान ठीक कर लूँगा। मेरा आदमी तुम्हें स्टेशन पर मिलेगा। मैंने बहुत हीले-हवाले किए, पर उस भले आदमी ने एक न सुनी। उसी दिन मुझे ससुराल जाना पड़ा। मुझे ससुराल में 3 दिन लग गए। चौथे दिन पत्नी के साथ चला। जी मैं डर रहा था कि दानू ने कोई आदमी न भेजा हो तो। कहाँ उतरूँगा? कहाँ को जाऊँगा? आज चौथा दिन है। इतनी इतनी क्या गरज पड़ी है कि बार-बार स्टेशन पर अपना आदमी भेजे। गाड़ी में सवार होते समय इरादा हुआ कि दानू को तार से अपने आने की सूचना दे दूं, लेकिन बारहा आने का खर्च था, इससे हिचक गया। मगर जब गाड़ी बनारस पहुंची तो देखता हूँ कि दानू बाबू स्वयं कोट हैट लगाए 2 कुलियों के साथ खड़े हैं। मुझे देखते ही दौड़े और बोले, ससुराल की रोटियां बड़ी प्यारी लग रही थी क्या? 3 दिन से रोज दौड़ रहा हूँ, जुर्माना देना पड़ेगा। देवी जी सिर से पांव तक चादर ओढ़े कर गाड़ी से उतरकर प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गई थी। मैं चाहता था जल्दी से गाड़ी में बैठकर यहाँ से चल दूँ। घड़ी उनकी कलाई पर बंधी हुई थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं उन्होंने हाथ बाहर निकाला और दानू की निगाह घड़ी पर गई तो बड़ी झेप होगी, मगर तकदीर का लिखा कौन तो टाल सकता है। मैं देवी जी से दानू बाबू की सज्जनता का खूब बखान कर चुका था। अब जो दानू उसके समीप आकर संदूक उठाने लगे तो देवी जी ने दोनों हाथों से उन्हें नमस्कार किया। दानू ने उनकी कलाई पर घड़ी देख ली। उस वक्त तो क्या बोलते, लेकिन ज्यों ही देवी जी को एक तांगे पर बिठाकर हम दोनों दूसरे तांगे पर बैठकर चले, दानू ने मुस्कुराकर कहा, क्या घड़ी देवी जी ने छिपा दी थी? मैंने शर्माते हुए कहा, नहीं यार, मैं ही दे आया था। दे के आया था, उन्होंने मुझसे छीन ली थी। दानू ने मेरा तिरस्कार करके कहा, तुम मुझसे झूठ क्यों बोले? फिर क्या करता? अगर तुमने साफ कर दिया होता तो शायद मैं इतना कमीन नहीं हूँ कि तुमसे उसका तावान वसूल करता। लेकिन खैर, ईश्वर का कोई काम मसलहत से खाली नहीं होता। तुम्हें कुछ दिनों ऐसी तपस्या की ज़रूरत थी। मकान कहाँ ठीक किया है? वही तो चल रहा हूँ। क्या तुम्हारे घर के पास ही है? तब तो बड़ा मज़ा रहेगा। हाँ, मेरे घर से मिला हुआ है, मगर बहुत सस्ता। दानू बाबू के द्वार पर दोनों तांगे रुके। आदमियों ने दौड़कर असबाब उतारना शुरू किया। एक क्षण में दानू बाबू की देवी जी घर से निकलकर तांगे के पास आईं और पत्नी जी को साथ ले गईं। मालूम होता था यह सारी बातें पहले से ही सदी-बदी थीं। मैंने कहा, तो यह कहो कि हम तुम्हारे बिना बुलाए मेहमान हैं। अब तुम अपनी मर्ज़ी का कोई काम, कोई मकान ढूँढ लेना। 10-5 दिन तो यहाँ रहो, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती की मेहमानी अच्छी न लगी। मैंने तीसरे ही दिन मकान तलाश कर लिया। विदा होते समय दानू ने 100 रुपये लाकर मेरे सामने रख दिए और कहा, ये तुम्हारी अमानत है, लेते जाओ। मैंने विस्मय से पूछा, मेरी अमानत कैसी? दानू ने कहा, 15 रुपये के हिसाब से 6 महीने में 90 रुपये हुए और 10 रुपये सूद। मुझे दानू की यह सज्जनता बोझ के समान लगी। बोला, तो तुम घड़ी लेना चाहते हो? फिर घड़ी का जिक्र किया तुमने। उसका नाम मत लो। तुम मुझे चारों ओर से दबाना चाहते हो। हाँ, दबाना चाहता हूँ। फिर तुम्हें आदमी बना देना चाहता हूँ। नहीं तो उम्र भर तुम यहाँ होटल की रोटियां तोड़ते रहोगे और देवी जी वहाँ बैठी तुम्हारे नाम को रोती रहेंगी। कैसी शिक्षा दी है? इसका एहसान तो ना मानोगे। यह यूँ कहो तो आप मेरे गुरु बने हुए थे। जी हाँ, ऐसे गुरु की तुम्हें ज़रूरत थी। मुझे विवश होकर घड़ी का जिक्र करना पड़ा। डरते-डरते बोला, तो भाई घड़ी? फिर तुमने घड़ी का नाम लिया?
तुम खुद मुझे मजबूर कर रहे हो। वह मेरी ओर से भावज को उपहार है और ये 100 रुपये मुझे उपहार मिले हैं। जी हाँ, यह इम्तिहान में पास होने का इनाम है। तब तो डबल उपहार लिया है। तुम्हारी तकदीर ही अच्छी है, क्या करूं। मैं रुपये यूं न लेता था, पर दानू ने मेरी जेब में डाल दिए, लेने पड़े। इन्हें मैंने सेविंग बैंक में जमा कर दिया। 10 रुपये महीने पर मकान लिया था। 30 रुपये महीने खर्च करता रहा। 5 रुपये बचने लगे। अब मुझे मालूम हुआ कि दानू बाबू ने मुझे 6 महीना तक यह तपस्या ना कराई होती तो सचमुच मैं न जाने कितने दिनों तक देवी जी को मैके में पड़ा रहने देता। उसी तपस्या की बरकत थी कि आराम से ज़िंदगी कट रही थी। ऊपर से कुछ न कुछ जमा होता जाता था। मगर घड़ी का किस्सा मैंने आज तक देवी जी से नहीं कहा। 5वें महीने में मेरी तरक्की का नंबर आया। तरक्की का परवाना मिला। मैं सोच रहा था कि देखूं अब की दूसरी मद वाले 15 रुपये मिलते हैं या नहीं। पहली तारीख को वेतन मिला, वही 45 रुपये। मैं एक क्षण खड़ा रहा कि शायद बड़े बाबू दूसरी मद वाले रुपये भी दें। अब और लोग अपने अपने वेतन लेकर चले गए तो बड़े बाबू बोले, क्या अभी लालच घेरे हुए है? अब और कुछ न मिलेगा? मैंने लज्जित होकर कहा, जी नहीं, इस ख्याल से नहीं खड़ा हूँ। साहब ने इतने दिनों तक परवरिश की है, यह क्या थोड़ा है? मगर कम से कम इतना तो बता दीजिए कि किस मद से यह रुपया दिया जाता था। बड़े बाबू, पूछ कर क्या करोगे? कुछ नहीं, यूं ही जानने को जी चाहता है। जाकर दानू बाबू से पूछो। दफ्तर का हाल दानू बाबू से क्यों पूछूं? नहीं, यह हाल वही जानते हैं। मैंने बाहर आकर एक तांगा किया और दानू के पास पहुंचा। आज पूरे 10 महीने के बाद मैंने तांगा किराए पर किया था। इस रहस्य को जानने के लिए मेरा दम घुट रहा था। दिल में तय कर लिया था कि अगर बच्चा ने यह षड्यंत्र रचा होगा तो बुरी तरह खबर लूंगा। आप बगीचे में टहल रहे थे, मुझे देखा तो घबराकर बोले, कुशल तो है? कहाँ से भागे आते हो? मैंने कृत्रिम क्रोध दिखाकर कहा, मेरे यहाँ तो कुशल है, लेकिन तुम्हारे कुशल नहीं। क्यों भाई, क्या अपराध हुआ है? आप बतलाइए कि 5 महीने तक मुझे जो 15 रुपये वेतन के उपहार में ऊपर से मिले थे, वह कहाँ से आते थे? तुमने बड़े बाबू से नहीं पूछा? तुम्हारे दफ्तर का हाल मैं क्या जानूं? मैं आजकल दानू से बेतकल्लुफ़ हो गया था। बोला, दानू देखो, मुझसे उड़ोगे तो अच्छा ना होगा। क्यों नाहक मेरे हाथों निपटोगे? पीटना चाहो तो पीट लो भाई, सैकड़ों ही बार पिटा है। एक बार और सही। बार पर से जो ढकेल दिया था उसका निशान बना हुआ है, यह देखो। तुम टाल रहे हो और मेरा दम घुट रहा है। सच बताओ, क्या बात थी? बात कुछ नहीं थी। मैं जानता था कि कितनी ही किफ़ायत करोगे, 30 रुपये में तुम्हारा गुज़र ना होगा। और ना सही, दोनों वक़्त रोटियाँ तो ना हों। बस इतनी सी बात है। अब इसके लिए जो चाहो दंड दो।